हल्ला बोल में महंगाई का मुजरिम कौन? देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो वादे किए गए थे सरकार बनने के बाद, या तो वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, या सरकार को इस बात का एहसास हो रहा है कि वादे करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। क्योंकि इस महंगाई के पीछे का मुजरिम कौन है, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। पिछले कुछ दिनों से आप रोज महंगाई से जुड़ी खबरें ही देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। एक हफ्ते में तीसरी बार आपकी जेब में सेंध लग चुकी है। रेल, फिर तेल और अब गैस। दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज तो हद ही हो गई। बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि उन्हें अब जाकर महंगाई की हकीकत का पता चला है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास कोई नियंत्रण ही नहीं। हम आपको सरकार के 6 मुद्दों पर अलग अलग बयान दिखाते हैं और फिर करेंगे महंगाई के असली मुजरिम पर एक बड़ी बहस। पूरे देश में एक मार्केट नहीं है। हर राज्य का अपना अलग अलग कानून है। कहीं चुंगी है, कहीं टैक्स है, कहीं अब जैसे पंजाब में है, वहाँ का कानून बनाए हुए है कि जो किसान हैं वो जाकर के मंडी में ही बेचेंगे। यदि किसान को ये सुविधा हो कि वो कहीं भी जाकर के बेच सकें, या किसान नहीं बेच सके हम अपने एजेंसी के द्वारा, नेफेड के द्वारा खरीद के ला सकें, तो इसको दूर किया जा सकता है। जो ही टीवी में, अखबार में सुनता है कि मानसून कम होने वाला है या ये होने वाला है, तो जमाखोरी बढ़ जाती है। प्रकाश जावड़ेकर जी का 17 जनवरी का बयान आपने सुना। पहले तेल, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि खेल हो रहा है। सवाल एक खड़ा होता है हम सबके सामने। रेल का भी जिक्र किया उन्होंने। सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर सरकार के सामने दिक्कतें क्या आ रही हैं, या सरकार ने वादे कुछ ज्यादा करती हैं। सभी मेहमानों को यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। संबित पात्रा हमारे साथ है। डॉक्टर संबित पात्रा, स्वागत है आपका बीजेपी से। हमारे साथ हैं आलोक सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं एफसीआई के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ यहां पर मौजूद है रागिनी नायक, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस की, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि फूड एनालिस्ट हैं, चंडीगढ़ से मौजूद हैं। और शोभा बैनर्जी हमारे साथ, सीआईआई और ऑयल एक्सपर्ट, इनको मैं कह सकता हूं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, तेल, रेल, सरकार को समझ में आता है कांग्रेस कर रही है खेल। खेल तो अब आप भी कर रहे हैं। देखिए निशांत, मैं आउटसेट में कह दूं कि दुख का विषय है कि प्राइसेस राइज हो रहे हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है, मगर लोगों को समझना पड़ेगा और हम लोग समझाने के लिए हैं। एक डिक्टम याद रखना पड़ेगा कि जो गवर्नेंस होता है दैट ऑलवेज कंटिन्यूज इन अ कंटिन्यूअम, अर्थात ऐसा नहीं होता है कि जो पिछली सरकार थी, जो नीतियां निर्धारित की गई थी, वो रातों रात उनमें परिवर्तन हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा आपसे। मैं अपने सभी जितने भी गेस्ट बैठे हुए सबसे बोलना चाहूंगा कि हम थोड़ा प्रिसाइज रिएक्शन लेंगे। मेरा सवाल यह है, आपका एक स्टेटमेंट आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर का अलग आता है, फिर अलग आता है, पहले क्रूड ऑयल फुल होता है, फिर बोलते हैं अलग है। बहुत छोटे में अगर कहना पड़े तो जो इराक की परिस्थिति है और जो मॉनसून की परिस्थिति है, इन दोनों को देखते हुए ये जो अभी फिलहाल कुछ आइटम्स में प्राइस राइज हुआ है वो अनिवार्य है। जो हमारे बाईजी रिफाइनरी है, जून 18 को वो बंद हुआ, 170,000 लाख टन वहाँ का प्रोडक्शन है। उससे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था उसको ध्यान में रख के कहा था। उसके बाद स्वाभाविक रूप से जब इंडियन बास्केट में प्रति बैरल $4 की वृद्धि हो रही है, और मैं यहां दिला दूं आज जो परिस्थिति रुपए की और डॉलर की है उसके हिसाब से प्रति $1 के हिसाब से हिंदुस्तान को $1 बिलियन का सब्सिडी देना पड़ रहा है। 13 से 14% आप सिर्फ इंपोर्ट करते हैं इराक से। आपका मेजर इंपोर्ट तो इराक से है ही नहीं। नहीं देखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। रागनी हमारे साथ है। रागनी, आपका रिएक्शन इस पर। निशांत जी, यूं तो ये माना जाता है कि सरकार जिस दिन से बनती है उसका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और जनता के प्रति जवाबदेही उसी दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जो आंख मिचोली खेल रही है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो 1 महीने के पालने में जो एनडीए सरकार के पांव दिख रहे हैं वो अच्छे दिन का शुभ पालना तो आपने तोड़ दिया था। 10 साल जो रखा था ना आपने, पालना तोड़ दिया था। प्रकृति का प्रकोप, संबित जी आप ये देखिए, शिष्टाचार समझिए। उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। बताइए। प्रकृति का प्रकोप, वैश्विक समीकरण, प्रकृति का प्रकोप, काला बाजारी,
चोरी, जमाखोरी, ये दलीलें जब पिछली सरकार देती थी तो भारतीय जनता पार्टी उसे सिरे से खारिज करती थी, और आज कोई नया तर्क तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के पास है नहीं। तो या तो आप विपक्ष में थे तब झूठ बोल रहे थे, या अब जब आप सत्ता में हैं तब झूठ बोल रहे हैं। तो जनता के मर्म और दर्द की और महंगाई की और भ्रष्टाचार की और महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देकर जो आपने सरकार बनाई, वो दर्द मर्म अब दिखता नहीं है। हर बात आपकी भविष्य काल में है, हम ये करेंगे, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। राजनीति संक्षेप में बताइए, आपका क्या कहना है? एक लाइन में अपनाए हैं आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए सरकार ने बिल्कुल बताया नहीं है। बताया नहीं। मैं आगे जा रहा हूँ, अग्नि मैं आपको रोकूंगा। हमारे सारे मेहमानों को मैं चाहता हूँ मौका मिले। सोमा बैनर्जी हमारे साथ हैं, ऑयल एक्सपर्ट हैं, CII से हैं। मैम, क्या इराक की क्राइसिस, सीधे सीधे एक आम दर्शक ये जानना चाहता है, जिस देश से हम सिर्फ 13 से 14% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्या वहां पे जो क्राइसिस चल रही है उससे हमारे यहाँ इतना नुकसान हो सकता है? क्या हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी? नहीं, देखिए, इससे तो हम विमुख नहीं हो सकते हैं कि इराक के तेल लेने से और इराक के जो वहाँ युद्ध हो रहा है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इससे पूरे विश्व में तेल के प्राइसेस पे डिफरेंस होता है। ये नहीं कि सिर्फ इराक के प्राइसेस पे डिफरेंस होता है, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक या ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है तो विश्व भर में कमोडिटी के प्राइसेस पे इम्पैक्ट होता है। उसी कारण ये सिर्फ इराक के तेल पे नहीं, पर हर जगह तेल, कच्चे तेल के दामों पे इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला ये। दूसरा ये कि भारत ने इसके बारे में क्या किया था। तो भारत ने जो है कि बहुत ही एक सब्सिडी का रेजीम चलाया हुआ है, जिससे जो कंज्यूमर है उसको ये नहीं पता है कि हमें इतना तेल निर्यात करना पड़ता है और उसके कारण हमें बहुत ज्यादा दाम देना पड़ता है। तो ये जो एक फूल्स पैराडाइज में कंज्यूमर रही है, अब धीरे धीरे उनको अस्तित्व का पता चलने लगा है। अब गवर्नमेंट के पास पैसे देने को है नहीं सब्सिडी में, तो अब धीरे धीरे कंज्यूमर को प्राइस देना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ इराक की बात नहीं है, ये गवर्नेंस की बात है। गवर्नमेंट में अब सब्सिडीज ऐसे लेवल तक आ गई है कि चाहे ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं आपके पास आ रहा हूं मैम। एक यहां पर पॉइंट ये है कि जब इस चीज के लिहाज से पुरानी सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, तब संबित ही हमारे साथ बैठे हुए, तब भी यहां पर आते थे संबित, और संबित का तब पुरानी सरकार को घेरना जारी था। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं ब्रेक के बाद। लेकिन एक और चीज है यहां पर, यही बात मैं कहना एक और, हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं एक और सवाल यहां पर लेकर आ रहा हूं। मैं यही बात आपसे कहना चाह रही थी कि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो यही बातों को वो मानती नहीं थी। जब सब्सिडी, मैं आ रहा हूं आपके पास, ये पॉइंट है मेरे पास संबित के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई बढ़ रही है, खाने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां पर मैं आपका संबित का ही एक ट्वीट यहां पे कोट करता हूं। संबित ने कहा था, आई प्रॉमिस व्हेन वी कम टू पावर वी विल कंट्रोल इन्फ्लेशन /मोदी, और ये संबित ने ट्वीट किया था। ये ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये आपका है 19 जनवरी 2014 का ट्वीट, 10:12 पर। आप सरकार में आ चुके हैं, दाम कम हो नहीं रहे हैं, सवाल खड़ा लोगों के सामने यह है, इसकी वजह क्या है? आपके पास आने से पहले संबित, यह आपका ट्वीट है, उससे पहले यहां पर आलोक जी मौजूद हैं, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले आलोक जी, क्या अभी जो महंगाई बढ़ रही है इसके पीछे सिर्फ मॉनसून एक वजह है, या इसके पीछे और भी कई वजह है जो कि सरकार काबू पाने में पूरी तरीके से असफल है? देखिए, इसमें इसका मेजर रीज़न तो ये है कि मॉनसून के फेलियर के डर के वजह से प्रेस में स्टोरीज आने लग गए हैं, तो एक साइकोलॉजिकली एडवर्स इफेक्ट मार्केट पे हुआ। तो क्या जमाखोरी हो रही है? नहीं, एक मिनट, लेकिन आपने जो शुरू किया था कि रेल, तेल और गैस, ना गैस का जो सिलेंडर जो बिना सब्सिडी वालों के लिए बढ़ाया गया, उसको तो हम भूल सकते हैं, क्योंकि वो तो देश के टॉप 2% 3% पॉपुलेशन है। नाउ जो बाकी जो है, देखिए, गेहूं और चावल का में इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रोक्योरमेंट अच्छा हुआ है और एफसीआई के गोदामों में काफ़ी अनाज है। लेकिन जहां तक फल और सब्जी का सवाल है, वहाँ बीच वाले होते हैं, उनको हटाने के लिए जो गुजरात का जो आमूल मॉडल है, जो सफल के माध्यम से फ़िलहाल केवल मेट्रो टाउन्स में हैं, अगर उनको उन सादे टाउन्स पे ले जाया जाए जिनकी जनसंख्या 10 लाख के उससे ज़्यादा हो, तो उससे ज़रूर ही एक अच्छा असर होगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन एक दिन में नहीं जाएगा। आई एम श्योर द होल कंट्री इज़ होपफुल
कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो ज़रूर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो कोई ना कोई प्लान बना रही होगी। उस प्लान को वो जरूर क्या आपने जो पॉइंट रेज किया यहाँ पर, देवेंद्र जी, रागनी मैं आपको देख सकता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, संबित के पास भी आ रहा हूं। देवेंद्र जी, क्या ये जो टाइम गैप है, मतलब एक्शन में आने का और उसका रिएक्शन मार्केट में दिखने का, उस टाइम गैप का बीच में क्या कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं जिससे कि ये प्राइस राइज को हवा दी जा रही है? क्या आप इसको इस बात से सहमत है? जहां पर थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं आलोक जी कुछ पहले आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां पर पेट्रोल की बात होती है, अब कहा जा रहा है कि इराक के करके हमारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि 2008 में हमारे पास जो पेट्रोल था उसमें $140 प्रति बैरल उसका कीमत था, और उसके बाद वो $40 प्रति बैरल पे भी आ गया था। तो ये सप्लाई डिमांड का कंस्ट्रेंट नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन, ये मार्केट इकोनॉमी स्पेकुलेशन पे काम करती है, और ये स्पेकुलेशन जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे तब तक हम कभी भी अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं कर पाएंगे जो दाम बढ़ते रहेंगे। एक बात तो ये हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी का ही प्रकोप है जो हम भुगत रहे हैं सारी दुनिया में और अपने देश में भी। आपका जो सवाल है कि भाई ये इन्फ्लेशन की जो बात, हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि फूड इन्फ्लेशन को तो हम एक आइसोलेटेड केस में देखते ही हैं, लेकिन इस देश में मकानों के किराए भी, मकानों के खर्चे कीमत भी बढ़ी है, 4000% तक बढ़ी है। किसने कभी कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है? हर एक चीज के दाम बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट इकोनॉमी जो है वो प्राइसेस बढ़ाने पे ही काम करती है। अगर वो प्राइसेस स्टेबल हो जाए, प्राइसेस फ्रीज हो जाए, तो मार्केट इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। तो ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ फूड पे ही अटैक रहे, क्योंकि फूड का अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सारे का सारा जो इकोनॉमी का सवाल उस पर खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये मैं जानता हूं कि इस अभी पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम यहां पर यह है कि फूड के हिस्से में कहीं भी कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है, ना सब्जियों में। आज भी रिपोर्ट छपी है कि हिमाचल प्रदेश में टमाटर जो है किसानों ने ₹2 किलो नहीं मिला तो उन्होंने सड़कों पर फेंक दिया है। अभी पंजाब में ₹2 किलो पे टमाटर जो है वो किसान बेचने को तैयार है। मेरठ में जाएं तो वहां पर भी जो हरी सब्जी है वो किसान जो है। सर मैं आपको यहां पर रोकूंगा, आपने अपना पॉइंट रेज किया, 30 सेकंड्स एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, जिससे ब्रेक पे जाने से पहले। बहुत महत्वपूर्ण विषय जो सरकार ने उठाए हैं वो जनता तक जाना चाहिए। आप देखिए आज की जो स्थिति है, जो गोडाउन्स है भारत में, राइस के पास, राइस जो चावल है और गेहूं है, वो 100 लाख टन होना चाहिए बफर कैपेसिटी, और 170 लाख टन होना चाहिए। कितना है? राइस जो है वो 206.45 लाख टन ऑलरेडी है सरकार के पास, और गेहूं जो है वो 415.86 लाख टन है। आप देखिए किस कदर, ऑलमोस्ट डबल जो बफर जोन होता है उससे डबल अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी अच्छी नहीं देखिए, संबित मेरे साथ यहां पर रागनी मौजूद है। संबित, सवाल यह है, मोदी जी कहते हैं कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, रेल किराया बढ़ जाता है। वहां पर पासवान जी कहते हैं कि चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे, अगले दिन ₹2 बढ़ जाते हैं। यहां पर आपके पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। वहां पर आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे पास अच्छी तरीके से स्टॉक है, बैकअप प्लान है, 500 डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयारी की जा रही है। यहां पर हम चीजें देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों आ रहा है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ब्रेक में जाने से पहले भी, अभी भी आपने चीनी के विषय को उठाया। आप चीनी के विषय को देखिए, जो केन एरियर्स हैं, जो शुगर केन फार्मर्स हैं जिनकी हालत बहुत खराब है पूरे देश में, वो एरियर्स 1100 करोड़ से अब 13,000 करोड़ के आसपास, 13,350 करोड़ अब एग्जैक्टली जो फिगर है। आप देखिए उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं मिल से, मिल बंद होने के कगार में है। ऐसी परिस्थिति में 4 स्टेप सरकार ने लिए हैं जो बहुत आवश्यक था इन लोगों को बचाने के लिए। पहला तो जो इंपोर्ट ड्यूटी था उसको बढ़ाया गया, इथेनॉल को कंपलसरी किया गया, तो ये बहुत जरूरी है कि देश में बड़े सेक्शन को बचाया जाए, मिल को बचाया जाए। दूसरा एक इकोनॉमिक टर्म होता है हेड मैन्यूवरिंग स्पेस, जो पिछली सरकार ने नीतियां रखी थी। इकोनॉमिक स्पेस जो फिलहाल मात्र 30 दिन हुए हैं, जो हेड मैन्यूवरिंग स्पेस है फाइनेंस मिनिस्टर के पास, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास, जिसमें उन्हें काम करने का मौका मिलता है, वो नगण्य है। रेंग के काम कर रहे हैं हमारे मंत्री। रागनी, आपका रिएक्शन इस पर? मौका दीजिए जी। रागनी बताइए। देखिए निशान जी, देखिए बजाय इसके कि 35 दिन में रेल का भाड़ा, दूध, सब्जी, आलू, प्याज, और अब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सबका जो दाम बढ़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व खुद लें। ये सब हर बार ये जो अपनी विफलता का टीकरा कांग्रेस की नीतियों पर फोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है संबित जी ये याद रखें कि अब वो सत्ता पक्ष में वही हैं। अगर कांग्रेस की नीतियां रागिनी जी 10 वर्ष के जख्म को भरने में वक्त लगता है। डॉक्टर संबित बोले दीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये निशान जी, मुझे बात पूरी करने का मौका मिले।
वाजपेयी जी के समय पर जो $37 प्रति बैरल का दाम था, कांग्रेस के समय पे 146 तक चला गया। घोर आर्थिक मंदी के समय पर भी कांग्रेस ने स्थिति को संभाल के रखा। जब 10 साल सरकार चलाई तब आपको वैश्विक समीकरण नजर नहीं आते थे। अब आपको पश्चिमी एशिया में चल रहे द्वंद्व निशान जी, ये बोलना एक बहुत है। एक सेकंड, इस साल जो सूखा पड़ेगा उसका असर तो आगामी फसल पर होगा। वो आज जो फसल गोदामों में रखी हुई है या मंडी पर है उसका भाव क्यों बढ़ रहा है? आप कहते हैं जमाखोरी हो रही है। अगर जमाखोरी हो रही है तो उन जमाखोरों के खिलाफ कड़े फैसले लेने से आपको कौन रोकता है? आप उनको एक्सपोज करिए। आप जिन सिंडिकेट जो हवा में तीर चला चला के सिंडिकेट्स की बात करते रहते हैं, उन सिंडिकेट को आप एक्सपोज करिए, उनके खिलाफ फैसले लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि अब केवल ये दलील देने से कि अभी तो हम आए हैं, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी बातचीत करूंगा संबित से। सरकार का कोई आधिकारिक रागिनी देखिए, आप एक महत्वपूर्ण विषय सुन लीजिए। आपने पेट्रोल के विषय में वाजपेयी जी और आपकी सरकार में कंपेयर किया। आप ही की सरकार ने डॉक्टर किरीट पारीक की कमेटी बैठाई थी उनकी चेयरमैनशिप में, और क्या आप ही की सरकार ने ये प्रेस रिलीज निकाला था? 2 लाइन सुन लीजिए। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बोथ एट रिफाइनरी गेट एंड द रिटेल लेवल विल बी मार्केट डिटरमाइंड। आप देखिए, खुद आपकी सरकार ने 2013 में ये चिट्ठी, ये प्रेस रिलीज भेजा हुआ है। रागिनी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। सरकार के किसी भी ऐसे तंत्र मंत्र या रागिनी, मैं उस प्लान ऑफ एक्शन के बारे में सवाल जरूर पूछूंगा शो को खत्म होने से पहले। मेरा वो सवाल जरूर होगा, क्योंकि हमारे साथ ही 13 नवंबर 2013 में संबित ने कहा था कि मैं अपना पूरा एक्शन प्लान बता रहा हूं, कैसे इन्फ्लेशन को कम करेंगे। मैं अब सोमा जी के पास आऊंगा। सोमा जी आपका रिएक्शन। एक चीज बोलना चाहती हूँ, बताइए। हाँ, ये एक चीज बोलना चाहती हूँ। देखिए, आज भी आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी वो अपने आइडियोलॉजी और अपने प्रिंसिपल्स को लेके एक दूसरे को उंगली दिखाने में लगे हुए हैं, जबकि मुद्दा इन्फ्लेशन का है, मुद्दा डिमांड सप्लाई का है, मुद्दा इस बात का है कि डिलीवरी नहीं हो रही है। अभी संबित जी ने कहा कि इतना गोदाम में भरा पड़ा है, 140 है तो 230 है, तो गोदाम में भरा पड़ा है, वो चावल दाल पहुंच क्यों नहीं रहे लोगों के पास? उसके बारे में कोई पूछ रहा है? डिलीवरी मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? वो गोदाम में चावल दाल क्यों सड़ रहे हैं? क्यों उसको चूहे खा रहे हैं? आपने पेट्रोल डीजल की बात की। मैडम, 50 लाख टन गेहूं जो है वो रिलीज कर दिया गया है, और कल ही मंत्री साहब ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर पूरे देश में ये पहुंचाया जाएगा। देश को ये जानना भी चाहिए। मैं रोकूंगा यहाँ पर। मेरा एक यहाँ पर, मैम आपको रोकूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि चावल दाल का मुद्दा तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर आलू प्याज का मुद्दा है, यहाँ पर गैस के दाम है, यहाँ पर पेट्रोल के दाम है, यहाँ पे डीजल के दाम है, यहाँ पे रेल के दाम है। मैं रोकूंगा आपको 1 मिनट। मेरा सवाल यहाँ पर, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स और बैठे हुए हैं, देवेंद्र जी और आलोक जी। मेरा सवाल ये है, एसोचैम की अभी अप्रैल की रिपोर्ट है कि 20 से 30% इस देश में फूड ग्रेन्स जो है वो वेस्ट होता है। ये एसोचैम की रिपोर्ट है, अप्रैल अभी 2014 की। फिर दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में करीब 2 लाख मेट्रिक टन जो है वो फूड ग्रेन्स वेस्ट हुई हैं। परसेंटेज मायने में बहुत कम हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल यह है, ये पुरानी सरकार की भी गलतियां हैं, नई सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं। मेरा सवाल यह है कि यह इशू एड्रेस करने वाला नहीं है आलोक जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां एफसीआई का 600 लाख टन का एनुअल इन्वेंटरी है, उसमें से 2 लाख टन अवश्य ही ट्रांसपोर्टेशन और शॉर्टेज में नष्ट हो गया होगा, बट ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वेल विद इन है। इट इज लेस देन 0.25%। और ये जो एसोचैम की 20 से 30% रिपोर्ट बता रही, देखिए, हम तो सीएजी के रिपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि एफसीआई जितना अनाज खरीदता है, जितना बेचता है, उसमें हर एक पैसा को अकाउंट किया जाता है। तो सीएजी के अनुसार इट इज ये 1.94 लाख आउट ऑफ एन इन्वेंटरी ऑफ 600। एक मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा यहाँ पे देवेंद्र जी। 2 चुनौतियां, पहली चुनौती जमाखोरी, दूसरी चुनौती वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपने इन दोनों की ओर अभी थोड़ी देर पहले इंगित भी किया था। ये दोनों चीजों से निपटने के लिए आपको लगता है कि सरकार कोई स्ट्रैटेजी बना रही है? आपको लगता है कि उस दिशा में जा रही है?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शायद अभी सरकार के पास टाइम कम था, अभी 1 महीना हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो वेस्टेज को रोकना है वो आज नहीं हो सकता, उसके लिए एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, वो लेके आना पड़ेगा। तो आई थिंक लेट्स गिव देम टाइम, क्योंकि पिछली सरकार ने 10 साल में वेस्टेज को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और आप सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है कि जमाखोरी पे, यहां पर मैं सोचता हूं कि अगर सरकार ने कहा है, मोदी जी ने खुद कहा है कि भाई स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए, वो तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि जमाखोरी हो रही है उस पर क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा, ताकि देश को एक विश्वास हो कि हमारे इस महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। तो कहीं ना कहीं उस पर अटैक होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि अगर वो होता है तो आप देखेंगे कि 3-4-5 दिन में, मैं तो हर बार कहता हूं कि महीने की बात है महंगाई कम करना, भारत में कोई मुश्किल का काम नहीं है। एक डंडा चाहिए, जो डंडा दिखाने में, आप जो डंडे की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल एक है यहां पर, पहला तो जब वो डंडे की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के रोल की बात आ जाती है, आप लोग अक्सर उस तरफ गेंद पार्लियामेंट ट्रांसफर कर देते हैं। मेरा सवाल ये है, परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है। परसेप्शन मोदी जी ने अच्छे दिन का क्रिएट किया था, सरकार बनाने में कामयाब हुए। परसेप्शन एक थ्रेट का, एक आप डर का, भय का क्रिएट कर सकते हैं जमाखोरों के बीच में, वो आप अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। आप इस बात से सहमत हैं? निशान जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि परसेप्शन से आप सरकार में आते हैं, इंटेंशन से सरकार चलता है, और मोदी जी के पास परसेप्शन था तो उनके पास एक नॉन इंटेंशन तो अच्छे अच्छों के पास होता है, उनके पास एक नॉन करप्टेबल इंटेंशन भी है। आप देखिए, खुद इंटेंट के अलावा एक्शन भी होता है। जहां तक आपने होर्डर्स का विषय लिखा है, चिट्ठी बार बार लिखी गई है और खुद मोदी जी ने कहा है कि सेट अप स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई द होर्डर्स। होर्डर्स के लिए ये सरकार स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए उस विषय तक को आगे बढ़ाएगी। 35,000 होर्डर्स पे रेड हो चुके हैं फरवरी महीने से अभी तक, और लगभग 6,546 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप डेटा फरवरी का बता रहे हैं, आप तो नहीं, अभी तक आंकड़े जो निकलते हैं जनवरी से लेकर अभी तक निकले हैं, एक महीने के आंकड़े नहीं निकलते हैं। मैं तमाम आंकड़े, मैं इसलिए फरवरी के आंकड़े बता रहे हैं, फरवरी से अभी तक इतने महीनों में 35,000। एक रागनी का रिएक्शन आंकड़े बताए। हाँ, बताइए जी, रागनी बताइए। निशान जी, नियत तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नियत के साथ नियत तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नियत के साथ नीति और नीतियों का क्रियान्वयन वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि आंकड़ों के मायाजाल, इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ रेट, इस सब की बातें विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सुनाई नहीं देती थी। वो कहते थे कि इस सब का क्या फायदा अगर घर में, रसोई में एक आम आदमी, आम औरत को मूलभूत सुविधा की चीजें नहीं मिल रही हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और आज मैं समझती हूँ कि वही भीषण परिस्थिति हमारे सामने है कि जब खाने के लिए दाल, रोटी, शक्कर, चावल, सब्जियां, दूध, ये सब इतना महंगा होता जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े पुलिंदों की इमारत खड़ी की गई थी, जो सुशासन की बात की गई थी, जो अच्छे दिन की बात की गई थी, वो इमारत मुझे लगता है उसकी बुनियाद हिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं ये जरूर, इतना मैं संबित जी की बात से सहमत हूँ कि 1 महीने में पूरा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन आगाज जैसा है वो अंजाम की तरफ इशारा जरूर करता है, और वो अंजाम अच्छे दिनों का शुभ संकेत नहीं ला रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय, रागिनी बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मगर फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने नीतियों को दुर्नीति में परिवर्तित किया है, जिन लोगों के कारण आज हिंदुस्तान में कोई नीति नहीं है, वो कृपया करके नीति पे प्रवचन ना दे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ठीक कहा कि 30 दिनों में कुछ नहीं होता, मगर 30 दिनों में आप देखिए 9 बजे से 9 बजे तक मंत्री काम कर रहे हैं इंटेंशन के साथ, नॉन करप्टेबल इंटेंशन। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मैं सोमा बनर्जी के पास भी आऊंगा। सोमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल है सारे पैनलिस्ट से है, और स्पेशली टारगेटेड, मैं आपके पास आ रहा हूं मैम, स्पेशली टारगेटेड संबित क्यों है ये? मेरा सवाल ये है कि आप क्या अभी भी विपक्ष के माइंडसेट से नहीं निकल पाए? हमेशा पिछली सरकार को आरोप दे रहे हैं, आपकी आगे स्ट्रैटेजी क्या है? क्विक रिएक्शन, इसी के साथ इस शो को वाइंड अप कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, और हमारे जितने भी मेहमान हैं आपका क्या सुझाव है? लेकिन सबसे पहले संबित, क्या स्ट्रैटेजी है, सिर्फ 20 सेकंड में बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। सप्लाई एंड में जो मोदी जी ने कहा है कि हम एग्रीकल्चरल मैपिंग करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अभी भी 540 जिलों में जो एग्रीकल्चरल जिले हैं, 500 में स्टडी हो चुकी है, कंटिजेंसी प्लान बन चुका है। स्टोरेज में इंटेंशन अच्छा होगा तो पिल्फरेज नहीं होगा, पिल्फरेज बचेगा। और थर्ड, अगर रिटेल में इंटेंशन अच्छा होगा तो होर्डिंग नहीं होगा। इस प्रकार से हम कंट्रोल कर 20 सेकंड में। देखिए, आज के दिन मेन प्रॉब्लम है इन द सप्लाई ऑफ सब्जी और फल। उसमें उपज का कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। यदि दूध के फील्ड में अगर मार्केटिंग हो सकती है, जिसमें बीच वाले को हटा लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया जाए, इसमें जरूर हो सकता है सफल टाइप स्टोर्स होने चाहिए। ओके, सोमा जी, आपका सुझाव महंगाई कम करने के लिए सरकार को?
हाँ, द मेन थिंग ये है कि सप्लाई को इफेक्टिव करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली इसको डील करना चाहिए, जो कह रहे हैं उसको दिखाइए, जैसे बोला है होर्डर्स को रोकेंगे उसको करना चाहिए, और कंज्यूमर शुड बी द फोकस, क्योंकि अंत में कंज्यूमर को ही भुगतना पड़ता है, इसको देखना जरूरी है। रागिनी, आपका रिएक्शन? निशांत, आज वस्तु स्थिति ये है कि एनडीए सरकार बनते ही महंगाई की दर ने आसमान को छुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास इस महंगाई को रोकने के लिए कोई यंत्र मंत्र और तंत्र है नहीं। संबित पात्रा जी ने जितने अपनी नीतियां बताई हैं, मैं चाहती हूं कि आज की बात को भी आप रिकॉर्ड करके रखें, क्योंकि 6 महीने बाद उसका भी एनालिसिस होगा और जनता देखेगी कि वो इस कसौटी पर कितने खरे उतरे। पॉइंट टेकन। देवेंद्र जी, आपका रिएक्शन? मेरा 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि जो महंगाई का सारा बोझ है वो किसानों पे न डाला जाए। किसान, सरकार ये कर रही है कि किसानों को प्रोक्योरमेंट प्राइस कम दे रही है, ये मान के कि कीमतें कम होंगी, ये बिल्कुल गलत स्टेप है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी कंज्यूमर है, उसको भी एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से निकलना है, उसको ना सेक्रीफाइस किया जाए, उसके इंटरेस्ट को ना सेक्रीफाइस किया जाए। दूसरा यह है कि जो वायदा बाजार है उसमें से जो एग्रीकल्चर के कमोडिटीज है उसको बाहर निकाल देना चाहिए अगले 3-4 महीने के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है महंगाई को बढ़ाने के लिए, डोमिनो इफेक्ट उसका पड़ता है। तो वो वायदा बाजार से मोदी साहब की पहले कमेटी रिपोर्ट खुद थी, जहां उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर को कमोडिटी बाजार से निकालना चाहिए। यानी ये सुझाव है महंगाई को कम करने के लिए। हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त और हालात इंसान की जिंदगी में कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। वक्त इंसान की जिंदगी बदल देता है, लेकिन हालात बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। और टेक ब्रेक।